नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया है 2014 के चुनावों के लिए। लेकिन क्या मोदी किसी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं? जया और ममता के बाद माया ने भी मोदी से किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि वो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगी, पूरी ताकत लगा देंगी। भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। मोदी के खिलाफ देश की 4 सबसे ताकतवर महिलाओं की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी, जयललिता, ममता बनर्जी और मायावती। दिल्ली के दंगल में ये देवियों का दांव है और ये दांव बीजेपी के देवता के लिए दहशत पैदा कर सकता है। मोदी मतलब सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतीक है। ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का ये प्रतीक है। जयललिता को साथ आने के लिए समझाने में भी नाकाम रहे नरेंद्र भाई और कोलकाता में ममता बनर्जी को उकसाने में भी। हम चाहते हैं कि हमारा प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है, संविधान का प्रीएम्बल में जो लिखा हुआ है, दैट इंडिया इज ए सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट प्रिंसिपल, दैट आइडियलिज्म शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। मोदी अजीब मुश्किल में है। एक तो सांप्रदायिकता की चादर चरित्र से तारकोल की तरह चिपक गई है और दूसरे केजरीवाल कटार लेकर पीछे पड़े हैं। गैस के दाम पर सीधे गर्दन ही पकड़ ली है। बता ही दीजिए कि राजा मुकेश अंबानी के साथ आपका रिश्ता क्या है? चूंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं, इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? इतना ही नहीं, विदेशी बैंकों में काले धन के मुद्दे पर भी केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के रिश्ते में रहस्य की कालिख मल दी है। बाकी ब्लैक तो जब आएगा तब आएगा। स्विस बैंक में अंबानी के खाते का क्या करेंगे? आप अपने भाषणों में कहते हैं कि आप स्विस बैंकों में जमा पैसा वापस भारत लाएंगे, पर अंबानी बंधुओं के तो खुद के विदेशों में नाजायज बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंट के नंबर हैं 5090160983 और दूसरे अकाउंट का नंबर है 5090160984। अब बीजेपी भड़की हुई है, लेकिन बस भड़की हुई है। सवाल पूछा गया है पूरब कैसे जाना है तो उत्तर आया है दक्षिण का हम क्या जाने। दरअसल दिक्कत यह है कि किसी भी आप ओपिनियन पोल को या सर्वे को उठा के देख लें या फिर पिछले कुछ सालों के अगर आप राजनीतिक चुनावों के इतिहास को उठाकर देख लें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बना नहीं पाती है। अलायंसेस की यानी कि साथियों की जरूरत बहुत बड़ी होती है और दिक्कत इस वक्त मोदी से लेकर राहुल तक यही है कि आखिर साथी ढूंढे तो कहां से ढूंढे। एक तरफ कांग्रेस है जिसके साथी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है या फिर एनडीए अलायंस कह लीजिए, जहां साथी जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और आज जब मायावती ने यह कह दिया कि वो पूरी कोशिश कर लेंगी बीजेपी को रोकने की, मोदी को रोकने की, तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि आखिर इन पार्टियों को, इन बड़े बड़े दावों को कहां से साथी, कहां से संबल मिलेगा। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो 3 खास लोग जुड़े हैं उनमें हैं राहुल मेहरा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ हैं और बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। इतनी नाराजगी हो गई, एक वक्त पे तो कभी आप लोग साथ भी रहे थे, लेकिन अब मायावती कहती हैं कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी बीजेपी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। जानना मैं ये चाहती हूं खुद बहन जी किसके साथ हैं? देखिए, बहन मायावती जी ने कई मौकों पर इस बात को रखा है कि देश के अंदर संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और बहन मायावती जी ने तो कई बार कहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 2002 में जब श्री मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए सांप्रदायिक दंगे हुए तो उन्होंने भी कहा कि वहां पर ये अपना राजधर्म नहीं निभा पाए। आज मोदी जी के साथ सेफ डिस्टेंस रख रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार उनके साथ थे, वो नीतीश कुमार को भी उनके सेफ डिस्टेंस रख के बाहर निकलना पड़ा। आप मुझसे प्रश्न आपने किया था कि किसी सभी को, मैंने आप ही से प्रश्न किया था, मुझे लगता है साथ में दूसरे कौन साथी उत्तर दे रहे हैं इस बात का?
मैंने भदौरिया जी सवाल आप ही से किया था, मुझे लगता है मोडवाडिया जी भी एक साथ जवाब देने लगे। जी आपकी बात अगर खत्म हो गई है तो हम जल्दी से इस पर मोडवाडिया जी का जवाब ले लें, उसके बाद वो उत्तर दें। वो जी चलिए आप अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद हम अर्जुन जी के पास जाएंगे। हाँ जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी के मामले में पूरा देश जानता है। और मैं एक चीज और कह दूं, जिस तरह से इन्होंने फिक्स मैच मुलायम सिंह के साथ उत्तर प्रदेश में खेला और वहां पर धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश की है, वो भी इस बात का द्योतक है कि ये सांप्रदायिक टकराव पैदा करेंगे, जिस तरह से इन्होंने पहले भी किया। जी जो बात मैं आपसे पूछ रही थी भदौरिया जी, वो ये कि आप कहते हैं कि बिल्कुल किसी भी हाल में, माया जी ने जैसे कि आज कहा कि वो साथ नहीं जाने वाली बीजेपी, लेकिन अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देखें, नरेंद्र मोदी इतनी बार रैली कर चुके हैं, जितना हमला होता है सारा मुलायम सिंह पर होता है, बहन जी पर अभी तक नहीं है, यानी कि एक हाथ अभी भी बीजेपी का आपकी तरफ बढ़ सकता है। और चुनाव के बाद अलायंस की जरूरत तो सबको पड़ेगी, सब जानते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी उनकी समझी साझी साजिश के तहत है। वो ये दोनों लोग, मुलायम सिंह भी और श्री मोदी भी, दोनों लोग इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ बोल के, जैसे एक वो नेता हैं सांप्रदायिकता विरोधी ताकतों के और एक नेता है जो अपना जो हिंदुत्व है उसके। मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों ही लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक टकराव चाहते हैं और दोनों तो ही लोगों आप किसी भी हाल में चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग इस पूरी ताकत लगा देंगे जो बहन मायावती जी का आह्वान हुआ है उस पर। चलिए तो आप कह रहे हैं कि ना चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता हाथ मिलाने का। लेकिन मोडवाडिया जी, अभी तक जो दिक्कत एनडीए की थी कि साथी एक एक करके छूटते जा रहे थे, लगता है वो अब कांग्रेस के साथ भी हो रहा है। आपके पास कौन बचा है, कौन लोग हैं जिनके बल पर आप आगे, अगर आपको अलायंस की जरूरत पड़ती है तो आप जाएंगे किसके साथ? आप जयललिता से लेकर डीएमके तक आपके साथ कोई नहीं है अगर आप दक्षिण की बात करें, और तमिलनाडु जैसा महत्वपूर्ण स्टेट जहां पे 39 सीट्स होती हैं वो आपके हाथ में नहीं है। इसके अलावा अगर आप और बाकी साथियों को देखें, ममता का साथ पहले ही छूट चुका है, अन्ना अब उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं, तो कांग्रेस के लिए तो अलायंसेस बीजेपी से भी बड़ा परेशानी का सबब बनी है। देखो, आज के दिन में जो पार्टी कम्युनल नहीं है और जिसको सेक्युलर क्रेडेंशियल बना के रखना है, वो थर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी जमीनी हकीकत है कि यही पार्टियों ने बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। एक भी पार्टी आज ऐसी नहीं बची है कि जिन्होंने किसी भी कोई भी समय पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका जो पावर शेयर नहीं किया है, चाहे वो एनडीए में हो या कहीं अपने ही प्रदेश में हो। एक ही कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने आज तक ये कम्युनल फोर्सेस के सामने कभी समाधान नहीं किया, अपना क्रेडेंशियल रखा है। जी, मैं चाहे हारे जीते सत्ता पे आए ना आए, लेकिन वो कभी ऐसे लोगों के साथ सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि आप इसी प्लैंक पर हमेशा साथियों को जोड़ते रहे, लेकिन कौन जुड़ रहा है आपके साथ? क्या आप हमको गिनवा सकते हैं कि कौन कौन है जो इस अलायंस के साथ रहेंगे? वैसे भी जितने भी ओपिनियन पोल हैं या सर्वेज हैं, वो कांग्रेस की ही हालत खराब बताते हैं, साथियों की जरूरत सबसे ज्यादा आपको पड़ेगी। देखो, ये एक कई लोगों की मंशा है कि वो बीजेपी को दूर रखेंगे और थर्ड फोर्स बनाएंगे। ये आज नहीं है, 2004 में भी मोडवाडिया जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ कि आपके साथ कौन मैं वही जवाब देना चाहता हूँ, मैं वही जवाब देना चाहता हूँ। आज के दिन वो लोग बात करते हैं कि हम बीजेपी को दूर रखेंगे और थर्ड फोर्स लाएंगे, लेकिन 2004 में भी नहीं आया, 2009 में भी नहीं आया, 2014 में भी नहीं आएगा। तो मैं ये कहता हूं कि साथी हमारे जो विश्वसनीय साथी हैं और जो सेक्युलर हैं, वो कांग्रेस को ही मिलेंगे। उन्हीं का तो नाम पूछ रही हूँ मोडवाडिया जी, मैं आपसे, आप तो नाम भी नहीं बताते उनका। कौन कौन विश्वसनीय सेक्युलर साथी हैं जो इस वक्त आपके साथ हैं? नाम ही तो पूछ रही हूँ पार्टियों के। नहीं, मैं आज के दिन की बात कहता हूं। आज हमारा जो यूपीए चल रहा है, यूपीए के साथ आज कौन साथी है? क्या बीजेपी के साथ है? जो हमारे साथी थे वो बीजेपी के साथ गए कभी?
किसी न किसी रीजनल पॉलिटिक्स में अपनी मजबूरी होती है। ये मजबूरी के वजह से वो कहीं हमसे हमारा जो सरकार में आपके साथी देखिए छोड़ के तो जा चुके हैं, डीएम से आपके नाराज हो चुकी है जी। देखिए साथी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि साथी जुट किसके साथ रहे हैं, और जो तीसरा मोर्चा अभी उठ खड़ा हुआ है, क्या ये वाकई नाक में दम करने जा रहा है इन तमाम पार्टियों के। और दिक्कत अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ भी है, क्योंकि उनके तो एक तरह से गुरु माने जाने वाले अन्ना ही साथ छोड़ चुके हैं। राहुल मेहरा से इसी बात पर हम सवाल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त जिस तरह से बयान आ रहे हैं, लगता यही है कि मोदी के ऊपर चक्रव्यूह कसता जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो मुकेश अंबानी के साथ उनके रिश्तों की बात उठाते हैं, दूसरी तरफ मायावती बरसती हैं और कहती हैं किसी हाल में बीजेपी को आने नहीं देंगी। हमारे साथ आपको बता दें इस चर्चा में इस वक्त बीजेपी के अनुराग ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल हम राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहते थे, वो ये कि राहुल, आम आदमी पार्टी अपने दम पे भले ही लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन साथियों को नाराज उसने भी किया है। आप अन्ना हजारे को ही देखिए, सीधे सीधे वो जिस तरह के आइडियल्स की बात करते थे, अब उनको वो सब कुछ नजर आता है ममता बनर्जी में, और वो ये भी कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े कर देंगे। तो आप तो अपने सबसे चहेते साथी को, अपने गुरु को साथ नहीं रख पाए। देखिए, ज़रूर हम तो सच्चाई से भागने वालों में से नहीं हैं, हम तो सच्चाई का सामना करने वालों में से हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो हम तो शुरू से मानते रहे हैं, और अन्ना हमारे अभी भी जो सारी जो इंस्पिरेशन है उसके वो स्रोत हैं। तो हाँ, कोई ना कोई ऐसी बात है, लेकिन शुरू में अन्ना जी ने कहा था कि वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में ही विश्वास नहीं रखते, उनको लगता है यहाँ कीचड़ है। तो अरविंद और हम लोगों ने कहा कि हम इस कीचड़ में घुसना चाहते हैं, हम कूद के और अंदर से सफाई करना चाहते हैं। लेकिन अब अन्ना जी जो है वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको भी अंदर में घुसना है, तो अच्छी बात है, अंदर घुस के सारे सफाई करेंगे। ममता बनर्जी में है, ऐसी क्या नाराजगी हो गई? क्या वाकई अन्ना जो कई बार दबे छुपे बातों में, शब्दों में कहते हैं कि अरविंद सत्ता के चक्कर में पड़ गए हैं और सत्ता का ही लालच अब उनमें रह गया, उन्होंने हालांकि ये कह के कई बार अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है, मगर ये बात उन्होंने कही है। देखिए, ये तो आप कह रही हैं। अगर आप देखेंगे, अन्ना जी ने कभी भी अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद जो है अन्ना जी से 1 घंटा मिले, वहां तो अन्ना जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी। लेकिन हाँ, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है अगर जितने अच्छे लोग हैं वो खुद अंदर घुसकर और अब इस कीचड़ में घुसकर सफा करना चाहते हैं, जो पहले वो सोचते थे कि बाहर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अब वो अंदर आकर उसको सफा करना चाहते हैं। हम तो इसका स्वागत करते हैं। और लेकिन पुराने साथियों के साथ सफाई नहीं करना चाहते। आपको लगता है अन्ना का भरोसा टूटा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतुल जोशी, और ब्रेक से पहले चर्चा हम ये कर रहे थे कि 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए क्या एक चक्रव्यूह जैसा खड़ा होता जा रहा है। सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी 2 घटनाएं हुई। एक तो लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप पे आरोप और निशाना पे निशाना साध रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। आज भी उन्होंने यही बात कही और कहा कि 10 करोड़ चिट्ठियां वो छपाकर देश भर में बांटने वाले हैं, कि कैसे नेक्सस है दोनों के बीच में। दूसरी तरफ मायावती, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए वो पूरा दम लगा देंगी। और बीजेपी के अगर आप अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो वो धीरे धीरे करके कम ही हो रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से दोबारा परिचय आपका करा दें। आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल मेहरा हैं, सुधींद्र भदौरिया जी हैं बीएसपी की तरफ से, अर्जुन मोढवाडिया साहब कांग्रेस की तरफ से, और अनुराग ठाकुर जुड़ गए हैं हमारे साथ अब बीजेपी की तरफ से। अनुराग, आपने आज अरविंद केजरीवाल को भी सुना होगा, मायावती को भी सुना होगा, और साथ ही साथ आपके पास वो लिस्ट जरूर होगी आपके साथियों की जो बड़ी छोटी सी है। कैसे होगा 2014 का रास्ता पार? देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जितने भी सर्वेक्षण अब तक आए हैं, स्पष्ट तौर पर यह दिखाया गया है कि 50% से ज्यादा लोग, देश में आधी से ज्यादा आबादी ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश को बचाएं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझता 1 मिनट के लिए रोक रहे हो, आज एक मिनट के लिए रोक रही हूं मैं। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए रोक रही हूं क्योंकि आपने सर्वेक्षणों का जिक्र किया। नहीं, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगी। सर्वेक्षणों का आपने जिक्र किया कि मोदी को एडवांटेज है, लेकिन यही सर्वेक्षण, यही सर्वे ये भी बताते हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, साथियों की जरूरत तो पड़ेगी। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझता देश आज एक ऐसी पार्टी की ओर देख रहा है जो इस देश को स्थिर सरकार दे पाए,
महंगाई को कम कर पाए, विकास को बढ़ावा दे सके। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के बल पर मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में वापस सरकारें बनाई है, 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट दिया है। जहां तक बाकी राजनीतिक दलों की मैं बात करूं, आज 10 वर्षों के बाद भी कांग्रेस ये नहीं कह पा रही कि उसकी 10 वर्षों की अचीवमेंट्स क्या हैं। वो केवल वापस आकर तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गई हैं। बाकी राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर 50% शेयर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जाता है तो निश्चित तौर पर अगर चुनाव से पहले 2 महीने पहले इस तरह का माहौल बना है तो अगले 2 महीनों में आगे बढ़ेगा ये। अच्छा, ये बताइए कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 2014 में? देखिए, हमारा आंकड़ा है 272 को पार करने का लक्ष्य हमने प्राप्त करना है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और लक्ष्य नहीं पार हुआ, फिर साथ में कौन आएगा? तो सब छोड़ के जा रहे हैं, नीतीश भी चले गए, जयललिता ने भी गच्चा दे दिया आखिरी मिनट पे, मायावती ने आज कह दिया वो तो आएंगी ही नहीं आपके साथ, फिर कौन आएगा? देखिए, 1998 में भी यही लगता था, 1999 में भी यही लगता था। 24 राजनीतिक दलों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को सबसे बढ़िया और मजबूत सरकार दी। इस देश को दुनिया की पहली 7 ताकतों में लाकर खड़ा कर दिया। देश को पहली बार 8.5% ग्रोथ रेट पर पहुंचा दिया। देश में 6.25 करोड़ नौकरियां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में उस समय बनता था और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए। अनुराग जी, आपने तमाम उपलब्धियां गिना दी अनुराग जी, लेकिन ये नहीं बताया कि आपके साथ हैं कौन। खैर, आपका सीधा जो आरोप था वो कांग्रेस पर था कि कांग्रेस के पास अचीवमेंट्स नहीं है गिनाने के लिए, और साथ ही साथ अभी कांग्रेस की दिक्कत ये भी है मोडवाडिया जी कि साथी भी नहीं है, जितने कम साथी उनके उतने कम साथी आपके। देखिए, उस समय जब राम मंदिर मूवमेंट थी उस समय भी ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जुड़ेगा, और आप कुल मिलाकर देखिए 24 राजनीतिक दल एनडीए के सहयोगी बने। उन 24 में से अब कितने लोग आपके पास हैं? देखिए, हमारे वो पहले भी सहयोगी रहे। चुनावों में जिस तरह का आप माहौल देख रहे हैं, हर कोई अपने वोट बैंक के लिए जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लिए चुनाव लड़ने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश को बचाना है, और कांग्रेस अपने दल को बचाने में लगी। हम देश को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस देश को बचाना होगा तो एक मजबूत और स्थिर सरकार देनी होगी। हम सीधे रुख करना चाहते हैं मोडवाडिया जी का, जो आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी मोडवाडिया जी, और उसके बाद हम भदौरिया जी के पास जाएंगे। जी मोडवाडिया जी, पहले तो अनुराग जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा आप देश के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो अगला चुनाव किसके लिए? पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। हर चुनाव देश का चुनाव होता है, और ये चुनाव में हर लोग अपना मुद्दा के साथ जाते हैं। मैं ये 272 की बात कर रहे हैं, यहाँ 2002 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हैं। उन्होंने लास्ट जो 2012 में यहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ, ऑफ कोर्स हम उस समय जीते नहीं, लेकिन उन्होंने एक उस समय भी 150 प्लस सीट हम लाएंगे 182 में से, लेकिन 132 सीट हाईएस्ट आई थी केशुभाई के समय में, वो गिर के 115 हो गई। और हमारे पास 3 सीट पार्लियामेंट में थी, वो बढ़कर हम 12 2004 में लाए, और 2009 में यहां 11 सीट आई। यहां अटल बिहारी वाजपेयी उस समय बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। उसके सामने मैं भी बहुत सारे मुद्दा रख सकता हूं, लेकिन ये सवाल उसका नहीं है। ये उस समय कहा था इंडिया शाइनिंग, ये से लेकर बहुत स्लोगन 2004 में लाए थे, लेकिन सभी स्लोगन फेल हो गए। और वहां 2004 में भी आप अगर 2009 में तुलना करेंगे तो उस समय मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप पहले सुन लीजिए। मोडवाडिया जी, मैं जल्दी से इसमें आप सुधींद्र भदौरिया जी को जोड़ना चाहती हूँ। 2014 में भी यूपीए 3 बनेगी। मैं भदौरिया जी को जोड़ना चाहती हूँ। भदौरिया जी देखिए, 14 में भी बनेगी। ये अभी हमने अनुराग की बात सुनी, उनका कहना था कि हमने जब सरकार बनाई थी तो कोएलिशन तो एक बना ही लिया था। आप बिल्कुल साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि ना चुनाव से पहले और ना चुनाव के बाद बहन जी जा रही हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बहन जी फिर जा कहाँ रही है? क्योंकि जो एक थर्ड फ्रंट बना है उसमें भी मायावती नहीं है, और जो बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि मोदी सीधे सीधे मायावती पे हमला भी नहीं कर रहे हैं। अकेले दम पे कितनी सीटें जीत पाएंगे आप? देखिए, अगर आप 1985 के बाद ये चुनाव देखें, 30 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं,
और मुझे हैरानी इस बात की है कि इनके जो ये खुद भी कहते हैं कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, और अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीट तक सीमित रह गए थे तो ये 275 सीट कहां से ले आएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों के अंदर हमेशा एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती रही है। श्री मोदी सबसे विवादास्पद व्यक्ति हैं, जो उनका सांप्रदायिकता का रोल रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैंने जैसा शुरू में कहा, उन्होंने भी कहा था कि अपना राजधर्म नहीं निभा पाए हैं। तो जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती जी के नेतृत्व में वो उतर रही है, और जहां तक सरकार बनने का सवाल है वो तो चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा, किसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। चलिए, ये बात आपकी सही है कि चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा, और मैं इस बात से भी सहमत हूं भदौरिया जी कि वक्त ये कोएलिशन का ही है। लेकिन मैं राहुल के पास वापस जाना चाहती हूँ। राहुल, आपकी बड़ी गजब की सरकार थी, मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी पार्टी का साथ मिला जिसके लिए आप बार बार कहते रहे हम साथ नहीं मांग रहे, और वो कहती रही नहीं जी हम तो साथ देंगे ही, हम तो समर्थन देके सरकार चलाएंगे ही। अब जबकि आम चुनाव है जहां पर इक्वेशन बिल्कुल अलग होता है, जहां पर खेल बिल्कुल अलग होता है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोदी पर हमला करके, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं, वो वोट आपके पास आ पाएंगे जो इस वक्त बटा हुआ है, जो ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बीजेपी को बहुत बड़ा भाषण देने के लिए इजाज़त दी, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी थोड़ा समय देंगी अपनी बात रखने के लिए। और हमें तो बोला गया था कि आप अरविंद और जो मोदी की चिट्ठी है उस पर वार्तालाप करेंगी, लेकिन ये मुद्दा तो कहीं और ही भटका जा रहा है। मैं आपको वापस केंद्र बिंदु पे लेकर आना चाहता हूँ। मोटी मोटी क्या बातें हैं। देखिए, देश से आप अनुराग जो हैं वो बोल रहे हैं, सुशासन की बातें करते हैं। एक सच्चाई से, ईमानदारी से अपना स्पष्टीकरण तो कर नहीं सकते, तो सुशासन क्या खाक करेगी भारतीय जनता पार्टी? 4 महत्वपूर्ण सवाल हैं, और अगर आपके माध्यम से रख पाऊं तो पहला सवाल यह है कि क्या मोदी के कैंपेन और मोदी की जो रैलीज हैं उसके पीछे मुकेश अंबानी और उनका रिलायंस का पैसा है या नहीं? नहीं तो स्पष्टीकरण करें और आम जनता को क्लियर कर दें, जिनके मन में ये संदेह आ रहा है। हमें चाहे ना भी दें, आम जनता के लिए प्रति अपना निष्ठा दिखाएं और बताएं कि ये सारा का सारा पैसा कहां से आया, ये काला धन है या ये सफेद धन है। नंबर 2, जहां पर ये सारे एयरक्राफ्ट, चाहे वो हेलीकॉप्टर हों चाहे प्लेन हों, जो जगह जगह जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो किसके एयरक्राफ्ट हैं? क्या ये सारा का सारा जो पैसा लग रहा है अभी ये पैसा लगा रहे हैं और बाद में जैसे अभी हमने देखा आडिया टेप्स में कहा गया कि इल्जामों की आप बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं रखनी थी। बड़े विस्तार से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की बात रखवाना चाहते हैं, अनुराग से इनका जवाब ही लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही जवाब हम अनुराग से लेंगे इस ब्रेक के बाद। आपको बता दें, हमारी इस चर्चा में एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हालांकि आना उनको बहुत पहले था, लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस से नदीम उल हक साहब भी जुड़ चुके हैं, और आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ जो जुड़ा है नदीम साहब, अन्ना हजारे। आपको क्या लगता है कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि जो पूरा एक एंटी करप्शन आंदोलन शुरू हुआ था वो उन्हीं की लीडरशिप में शुरू हुआ था। ये बात अलग है कि बाद में उसका चेहरा अरविंद केजरीवाल बन गए थे। जी, मेरा मानना है कि दीदी और अन्ना का जो लाइफस्टाइल है बहुत सिमिलर है, एकदम सिंपल लाइफस्टाइल है, और दोनों करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनफैक्ट दीदी आज से नहीं, उनका लाइफस्टाइल आज 20 साल से ऐसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिनर्जी है, ये मिलना स्वाभाविक है, एक ही तरह की सोच है, इसलिए एक सिनर्जी हो। तो अब अन्ना के साथ आके दीदी और किसी के साथ नहीं जाएंगी? क्या ये तय कर लिया है उन्होंने? अभी तक जैसे दीदी ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन अकेले लड़ रही हैं, बंगाल में इलेक्शन अकेले लड़ रही है, किसी के साथ भी नहीं जाएंगी। चलिए, बड़ा दिलचस्प यहाँ समीकरण बन रहा है। दरअसल अभी कोई भी शायद अपने पत्ते इसलिए खोलना नहीं चाहता है क्योंकि इतनी ज्यादा इस चुनाव में समीकरण बन के उभर आए हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, और इसीलिए शायद अपने पत्ते आखिरी दिन तक के लिए सब बचा के रखना चाहते हैं। बहरहाल, आप सभी लोग हमारे साथ आए, इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।